हेलो गाइस। तो ये पार्ट इस तरह स्टार्ट होता है कि शी गुआंग ने ये फील कर लिया था कि यूसन अपने लेफ्ट हैंड की वीकनेस की वजह से वो गेम क्लियर नहीं कर पा रहा था। एक्चुअली वो गेम इस तरह से खेली जाती थी कि जिसमें दोनों हाथों की अच्छी सी कोऑर्डिनेशन हो। ऑल्दो उसने उसकी वीकनेस तो फील कर ली थी, लेकिन वो खुद को डाउन फील ना करे, इसीलिए उससे बोलने लगती कि आपसे भी क्लियर नहीं हुई, मुझसे भी नहीं हो रही थी। ये लेवल वाकई बहुत डिफिकल्ट है। अब उसके बाद वो उसके फ्रेंड डॉक्टर फैंग से मिलती है और उससे कहती है कि इसने अपना कैरियर छोड़ दिया उस एक्सीडेंट की वजह से। तो आप लोग बार बार इससे क्वेश्चन करते हैं कि इसके जख्म फिर से हरे नहीं हो जाते होंगे, लेकिन डॉक्टर फैंग उससे कहने लगता है कि डॉक्टरी ये उसका पैशन था, सर्जन बनना उसका क्रेज था, वो इस सब से कभी मूव ऑन हो ही नहीं सका। उसे कोई याद कराए या ना कराए, ये सब उसकी रगों में दौड़ता है। और वाकई वहाँ हॉस्पिटल में जब वो अपनी छुट्टियां गुजार रहा था तो ये बात शी गुआंग ने भी फील की थी कि वो अमेजिंग डॉक्टर है। ना सिर्फ एक सर्जन अच्छा था, बल्कि वो डायग्नोसिस में भी सबसे आगे था। वो जिस तरह से बीमारी को पहचान लेता था और किसी में उतनी दूर की नजर नहीं थी। अब वो उसे चीयर अप करने के लिए कहने लगती है कि आप अपने काम में बहुत अच्छे हो तो मैं भी बहुत अच्छी हूँ, और आपने मुझे जो भी टास्क दिया था मैंने हॉस्पिटल के बेड पर भी कंप्लीट कर लिया है। जाकर उसको वही फाइल से सबमिट करा देती है और उससे कहती है कि इसके बदले मुझे थैंक्स नहीं करना, बल्कि मुझे ये लेवल क्लियर करके दिखाओ। वो चाहती थी कि इसके हैंड्स की एक्सरसाइज होती रहे इसी गेम के थ्रू, ताकि इसकी कोऑर्डिनेशन बढ़ सके। अब वो उसे खेलते हुए देख रही थी और ऐसे प्रिटेंड कर रही थी कि ये बहुत मुश्किल लेवल है और मुझसे तो इतनी देर से क्लियर नहीं हो पाया था। इसी बीच वो उससे कहने लगता है कि मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि जैसे तुम्हारे डिस्चार्ज होने का समय हो चुका है और अब उसे वापस अपनी उसी रूटीन लाइफ में जाना पड़ेगा। एक दफा वो सैड होती है, लेकिन फिर सोचती है कि वीकेंड है, पहले मॉम से जाकर मिलाऊं। वो फोन पर उनसे बात करती है और उन्हें झूठ बोल देती है कि थोड़ी बहुत मेरे पैर में चोट आ गई थी, मैं हल्का सा सीढ़ियों से गिरी थी। और उसने यही फैसला किया था कि वो ट्रेन से जाएगी और आगे कैब पकड़ के मॉम तक पहुंचेगी। लेकिन पीछे खड़ा हुआ यूसन ये सारा कुछ सुन लेता है और उससे कहने लगता है कि मैं भी वुक्शी ही जा रहा हूँ, तो मैं लिफ्ट दे सकता हूँ। अब वो उसे अपने साथ वहाँ लेकर जा रहा था। वो उससे कहने लगती है कि आप मुझे करीब ही ड्रॉप कर दें, लेकिन वो अपने फोन पर उसके सामने ही पासवर्ड एंटर करता है और उससे बोलता है कि जीपीएस में अपना एड्रेस डाल दो। वहां से जाते हुए बारिश भी हो रही थी। वो कहने लगता है कि जब भी बारिश होती है तो उस एक्सीडेंट की वजह से मेरे आई साइट पर कुछ फर्क पड़ा था और मुझे ग्लासेस यूज करने पड़ते हैं। वो एक्सीडेंट वाकई बहुत हॉरिबल था। उसकी ये बातें सुनकर शी गुआंग का मन करता है कि उसकी हिम्मत बढ़ाए, वो पुरानी बातें भूल जाए। तो वो उससे कहने लगती है कि आप सिर्फ डॉक्टर ही अच्छे नहीं थे, बल्कि आप एक जबरदस्त एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं। वो ये सुनते ही उसे थैंक यू बोलता है। वो कहती है ऐसा क्यों? तो वो कहने लगता है कि तुम ही तो मेरी फ्यूचर बॉस भी तो होने वाली हो यहाँ पर। ऑफ कोर्स उसके डैड इस कंपनी के आधे मालिक थे। अब वो उसे उसके घर के बाहर तक ड्रॉप करता है और वो वहां पर उसे थैंक्स भी बोलती है और कहती है कि सेफली ड्राइव बैक करना। अब वीकेंड गुजारने के बाद वो वापस ऑफिस ज्वाइन कर चुकी थी। हर कोई उसे देखकर बहुत खुश था और हर कोई जिंजी से कह रहा था कि शी गुआंग गिरी है, इसके पीछे तुम्हारी ही गलती है, आइंदा कभी भी अपनी चाबियां ना भूल जाना। और वो सब ये भी बताते हैं कि मिस्टर लिन यूसन को तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी, हम तो हॉस्पिटल भी तुम्हें देखने के लिए आना चाहते थे, लेकिन वो बोल रहे थे कि तुम्हें रेस्ट की जरूरत है, ज्यादा हॉस्पिटल में भीड़ ना डालें। अब यूसन एक मीटिंग करता है और फिर उसके बाद अपने सारे डिपार्टमेंट से कहता है कि क्या आप लोगों को फील नहीं हो रहा कि हमारे डिपार्टमेंट पर कोई कर्स है, कोई बैड लक है जो साथ साथ चल रही है। पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था और उसके बाद देखो इस पगली लड़की ने बिल्डिंग से ही छलांग मार दी। और फिर वो बोलने लगता है कि इस कर्स को वाइप आउट करने के लिए क्यों ना हम एक डिनर अरेंज करें। ये सुनते ही हर कोई खुश हो गया था और वो बोलता है कि डिनर के लिए बिल मैं और शी गुआंग ही पे करेंगे, क्योंकि हम दोनों ही तो कर्स रिमूव करनी है। अब जिंजी तो परेशान ही हो जाती है, उससे कहने लगती है कि तुम्हें तो इस तरह से बिल्डिंग से जंप लगाना बहुत महंगा पड़ा है, ऐसा करना उस दिन अपना वॉलेट ही भूल जाना। लेकिन शी गुआंग को लगता था कि अगर मैंने ऐसा किया तो पूरा एक हफ्ता मुझे ओवर टाइम करना पड़ेगा। उसके बाद जिंजी कहने लगती है कि फिक्र ना करो, वो कोई महंगी जगह अरेंज नहीं करेंगे, बहुत सस्ती सी जगह होगी। लेकिन वो रेस्टोरेंट तो बहुत ही जबरदस्त था। ये देख देख कर जिंजी को लग रहा था कि मेरा हर अंदाजा गलत साबित हो रहा है। और जो मेन्यू था वो तो और भी आला। वो सोचने लगते हैं कि बिल पता नहीं कितना ज्यादा बन चुका होगा, लेकिन जिंजी बोलती है फिक्र ना करो, इतना बड़ा दिल है मिस्टर लिन यूसन का, वो तुम्हें पे करने को बोलेंगे ही नहीं, सारा खुद ही पे कर देंगे। और ऑफ कोर्स इसका भी उल्टा होना था। यूसन ने शी गुआंग को बाहर बुलाया था और फिर उसे अपनी बेचारी सी शक्ल दिखाकर कहने लगता है कि मैं अपना वॉलेट ही भूल गया, आई एम सो सॉरी। और अब सारा का सारा बिल बेचारी शी गुआंग को ही भरना पड़ता है। और फिर वो कहती है कोई बात नहीं, इन सबको तो नहीं पता, लेकिन तुम्हें तो पता है कि मैं बॉस की बेटी हूँ
और वैसे भी तुमने मेरे हॉस्पिटल के बिल्स पे किए थे, तो अब हिसाब बराबर हो चुका। लेकिन फिर भी इतने महंगे खाने का अकेले बिल देने के बाद बेचारी का खाना तो हलक में ही अटक चुका था। और हर कोई तारीफ किसकी कर रहा था? बॉस की, यूसन की, कि आपने कितना अच्छा खाना खिलाया, आपका कितना बड़ा दिल है। फिर वो सबको ड्रॉप ऑफ करता है। लेकिन यहाँ पर शी गुआंग मुड़ कर आती है और उससे कहने लगती है कि हम एक नई शुरुआत कर ही रहे हैं, कर्ज को भी रिमूव कर दिया है, तो क्या मैं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि हमारे बीच जो भी ग्रूजेस थे, जो भी टेंशन थी, वो सब खत्म हो चुकी होंगी। और वो भी मुस्कुरा कर आगे से कहता है कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। दूसरी तरफ हमें जुआंग शू को दिखाते हैं। उसके बैंक में एक नई एम्प्लॉई आई थी जिसका नाम क्रिस था, और वो भी उसी की तरह से बहुत ही टैलेंटेड और एलोक्वेंट थी। लेकिन पहली ही मुलाकात में थोड़े ही दिनों में क्रिस को अंदाजा हो जाता है कि उसकी जुआंग शू से ज्यादा बनने वाली नहीं है। उसे लगता था कि जुआंग शू एक दोहरा इंसान है। उसके सामने तो कुछ नहीं बोलता, लेकिन उसके बाद अकेले में जाकर बॉस के कान भरता है क्रिस के खिलाफ। अब जुआंग शू को आज अपने एक फ्रेंड की कॉल आती है जो उससे कहता है कि 2 जनवरी को हमारी शादी है, तुमने जरूर आना है, सारे फ्रेंड्स आ रहे हैं, और पता है ना कि वादे के मुताबिक तुमने मेरा बेस्ट मैन भी बनना है। और बस इसी के साथ ही जुआंग शू को पुराना टाइम याद आने लगता है। हॉस्टल में सारे फ्रेंड्स थे और सब यही कह रहे थे कि जब भी किसी की शादी होगी तो हमने सबको इनवाइट करना है। इसके साथ ही जुआंग शू ने यह भी बोला था कि मैं तुम सबका बेस्ट मैन मान सकता हूँ, क्योंकि ऑफ कोर्स मेरी शादी सबसे आखिर में होगी। सब हैरान थे कि इन सब में से सबसे ज्यादा हैंडसम होने के बावजूद भी वो अभी तक सिंगल क्यों है। वो मन ही मन में सोचने लगता है कि हाँ मैं सिंगल हूँ और शायद काफी अर्से तक रहूं। किसी ने मुझे प्रपोज किया था, लेकिन उस वक्त मैं इस कंडीशन में नहीं था, उसके काबिल ही नहीं था कि उसे यस बोल सकता। इसका ये मतलब है कि वो आज तक सिंगल इस वजह से है कि वो भी शी गुआंग को लाइक करता था, लेकिन खुद को उसके काबिल नहीं समझता था। उधर यूसन बार बार शी गुआंग को ओवर टाइम के लिए रोक लिया करता था और खुद भी एक्स्ट्रा वर्क करता था। वो पूछती है कि हिसाब किताब तो बराबर हो चुके थे, तो फिर सिर्फ मुझे ही क्यों रोकते हो ओवर टाइम के लिए। वो कहने लगता है कि तुम बॉस की बेटी जो हो, आधा प्रॉफिट तुम्हारी जेब में जाता है, तुम्हारी अपने घर की कंपनी है, ज्यादा काम करो ना, अच्छा लगेगा। और फिर उसके बाद वो उसे एक क्रीम देता है, कहता है कि इससे तुम्हारे स्कार्स जल्दी खत्म हो जाएंगे और तुम मुझे रिजेक्ट नहीं कर पाओगी। वो सोचती है कि इस बात के लिए रिजेक्ट, तो इतने में वो उसे एक शादी का कार्ड दिखाता है और कहता है जिस फ्रेंड के चीखने की वजह से तुम गिरी थी, ये उसी की शादी का कार्ड है, उसने तुम्हें भी इनवाइट करा है। अब उसकी फ्रेंड्स हर तरह से उस कार्ड को एग्जामिन करती हैं और उन्हें पता चलता है कि इसके ऊपर शी गुआंग का नाम यूसन के बाजू में लिखा गया है, लेकिन बाद में एंटर किया गया है। फिर भी वो उसे कहने लगती है कि कहीं लिन यूसन ने खुद ही तो ये नाम नहीं लिखा, पर शी गुआंग को उनकी बातों पर जरा भी एतबार नहीं था। अब वो थोड़ा बहुत सोचती है और फिर यूसन के ऑफिस में जाकर कहती है कि मैंने फैसला कर लिया है, आपके साथ इस शादी को जरूर अटेंड करने के लिए जाऊंगी। तो वो कहता है ठीक है, फिर रेडी रहना, न्यू ईयर पर दोपहर 2 बजे हम यहाँ से निकल जाएंगे। अब उसके बाद उसे अपनी फ्रेंड की कॉल आती है, वो ही फ्रेंड जिसकी जुआंग शू के फ्रेंड के साथ शादी होने वाली थी। वो भी उसे अपनी शादी पर इनवाइट करती है। उसकी शादी उससे अगले दिन ही थी, लेकिन वो कहती है कि एक दिन पहले आना है क्योंकि हम सारे फ्रेंड्स इकट्ठे हो रहे हैं और हमने मिलकर खुद ही डेकोरेशंस करनी है। लेकिन वो एक्सक्यूज कर लेती है, ये झूठ बोल करके मुझे बहुत सारा ओवर टाइम करना होता है। लेकिन इनफैक्ट ओवर टाइम तो नहीं, बल्कि उसने यूसन के साथ वो पहले वाली शादी अटेंड करने के लिए जाना था। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि शी गुआंग काफी अरसे से अपने फ्रेंड से बिल्कुल भी इन टच नहीं है। सिर्फ 2 ही फ्रेंड्स हैं जिनका नंबर उसके पास है, बाकी इधर उधर फैल गए, किसी ने ईमेल एड्रेस चेंज कर लिया तो किसी ने नंबर। पर वो हैरान थी कि ज्यादातर लोग ये क्यों सोच रहे हैं कि मैं अब्रॉड स्टडी करने के लिए चली गई थी, ऑल्दो मैं तो सिर्फ ट्रिप पर गई थी, मैंने ऐसा किसी को भी नहीं बोला था। अब फाइनली नया साल स्टार्ट हो जाता है और अपने साथ लेकर आता है बहुत सारी ठंड। शी गुआंग ने इतना सडन चेंज ऑफ वेदर एक्सपेक्ट किया ही नहीं था, उसके पास ज्यादा गर्म कपड़े नहीं थे, तो वो एकदम 3-4 जैकेट्स पहनकर पैक होकर यूसन के पास आती है और कहती है कि शादी के टाइम पर उतार दूंगी, लेकिन अभी मुझे बहुत ठंड लग रही है। यूसन उससे कहने लगता है कि मैं लाइफ में पहली दफा किसी गर्ल को अपना कंपेनियन बनाकर किसी पार्टी में लेकर जा रहा हूँ, मेरा सर न झुका देना, चलो आओ मैं तुम्हें शॉपिंग कराता हूँ, कुछ गर्म कपड़े जो कि पार्टी के लिहाज से भी परफेक्ट होंगे। अब वो उसे एक शॉप पर लेकर आता है। ये स्टोर बहुत ही जबरदस्त था, लेकिन काफी एक्सपेंसिव भी लग रहा था। ये उसकी एक पेशेंट का था और उसकी पेशेंट कुछ सुनती भी नहीं है, बस तुरंत ही कह देती है कि डॉक्टर लिन पहली दफा एक लड़की को लेकर आए हो और तुम्हारी गर्लफ्रेंड बहुत सुंदर है। अब यूसन इनकार ही नहीं करता। शी गुआंग कहती है कि ये क्या था, मैं क्लियर कर दूं, लेकिन वो कहने लगता है कोई बात नहीं, क्लियर ना करो, यहाँ पर हमें डिस्काउंट मिल जाएगा। अब वो डिस्काउंट का सुनती है तो फैसला करती है कि चलो कोई बात नहीं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स इतनी भी बुरी नहीं होती। और उसके बाद लिन यूसन उससे कहता है
कि कोई जल्दी करने की जरूरत नहीं है, आराम से ड्रेसेस ट्राई करो, जो तुम्हें पसंद हो चूज कर लो। यहाँ पर उसने कुछ कपड़े खरीद लिए थे और एक था जो पार्टी के लिहाज से बिल्कुल परफेक्ट था। उसके साथ साथ वो उसका हेयर डू भी करते हैं क्योंकि वो वहाँ पर उनकी स्पेशल वीआईपी कस्टमर बनकर जो आई थी। इन दी एंड भी स्टोर कीपर बार बार यूसन से कह रही थी कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड बहुत सुंदर लग रही है और मैं नहीं चाहती कि तुम पे करो, तुम्हारा मुझ पर बहुत एहसान है, तुमने ही तो मेरी जान बचाई थी। लेकिन वो कहने लगता है कि मेरी गर्लफ्रेंड को पसंद है अगर मैं इसके लिए कुछ खरीदूं तो। और बस वो उन दोनों को देख देख कर सोच रही थी कि कितना रोमांटिक कपल है। अब जैसे ही बिल देखा था तो शी गुआंग तो बहुत एक्साइटेड हो गई थी, कहती थी कि फ्रेंड्स को भी यहाँ लेकर आऊंगी। लेकिन यूसन उससे कह देता है कि एक बात याद रखना, मेरे बगैर तुम्हें यहाँ डिस्काउंट नहीं मिलने वाला। अब फाइनली वो लोग वेडिंग के फंक्शन में पहुंच जाते हैं और फिर वैसा ही हुआ था जैसे जिनजी ने बोला था। पहली दफा उसकी कोई बात सच साबित हुई थी। यूसन झूठ बोलकर उसे यहाँ पर लेकर आया था। उसकी फ्रेंड ने तो इनवाइट भी नहीं किया था शी गुआंग को, उसने जानबूझकर अपने नाम के साथ ऊपर छोटा सा उसका नाम भी लिख दिया था और एंड टाइम पर वो इशारों इशारों में उसे समझाकर कवर कर लेता है। और उसकी फ्रेंड भी कहती है कि हाँ मैं तो तुमसे मिलना चाहती थी, मैंने ही यूसन को कहा था कि तुम्हें बुला ले ताकि मैं तुमसे सॉरी कर सकूं, मेरे चिल्लाने की वजह से ही तो तुम्हें इतनी सारी चोटें लग गई थी। अब यहाँ पर यूसन का एक टीचर भी था जिसका नाम मिस्टर ली था और उसे देखकर लग रहा था कि वो प्रोफेसर उससे बहुत अटैच है। वो देखकर कहता है कि लगता है तुमने गर्लफ्रेंड बना ली है, फाइनली अब तुम सिंगल नहीं रहे। लेकिन यूसन कहने लगता है कि नहीं, ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। शी गुआंग सोचती है कि फाइनली इसने सच्चाई बोल ही दी है, लेकिन इतने में वो बोलने लगता है कि अभी गर्लफ्रेंड नहीं है पर मैं इसे परसू कर रहा हूँ। और फिर उसके बाद वो अपने फ्रेंड्स के पास आकर बैठ जाता है। वो सारे लोग इकट्ठे काफी एंजॉय करते हैं और हर कोई यही कह रहा था कि यूसन पहली दफा अपने साथ कोई लड़की लेकर आया है, वरना हमें तो लगा था कि हमेशा अकेला ही है और अकेला ही रहेगा। यहाँ पर फिर ब्राइड और ग्रूम की एंट्री होती है। शी गुआंग ने इस शादी में काफी एंजॉय किया था और बहुत मजे का खाना भी खाया था। अब उसके बाद सारे यही प्लानिंग कर रहे थे कि अब हमने ढेर सारी मस्ती कर रही है और ग्रूम के साथ बहुत सारे प्रैंक्स भी करने हैं। और ऑफ कोर्स इस सब में शी गुआंग भी शामिल हो जाती है और वो वहाँ पर काफी एंजॉय कर रही थी। यहाँ पर वो ग्रूम से पूछते हैं कि पहली दफा तुम दोनों कब मिले थे, डेट बताओ। उसने पहली दफा की तो बता दी थी पर दूसरे टाइम की बता ही नहीं पाया था। शी गुआंग कहती है कि ऐसी चीजें कैसे याद हो सकती हैं। तो यूसन बोलता है क्यों नहीं याद हो सकती। तो वो उससे पूछने लगती है कि बताओ फिर तुम अपनी फ्यूचर वाइफ से कब पहली दफा मिले थे, और वो 2-3 साल पीछे की डेट बता देता है। ये सुनकर लग रहा था कि शायद ये वही डेट है जब उसने पहली दफा शी गुआंग को देखा था, लेकिन शी गुआंग को तो पता ही नहीं था कि वो लोग ऑफिस से पहले भी कभी मिले हैं क्या। वो उसे इनडायरेक्टली जैसे हिंट तो बहुत सारे देता था, लेकिन शी गुआंग इतनी बुद्धू थी कि उसे कुछ भी समझ नहीं आती थी। अब वो लोग जैसे ही वेन्यू से बाहर निकलते हैं तो स्नोफॉल स्टार्ट हो चुकी थी। ऐसा मौसम देखकर उसका मूड बहुत अच्छा हो जाता है। अब वो लोग वापस जा रहे थे और नेक्स्ट डे उसने फिर से यहाँ शंघाई में आना था अपनी फ्रेंड की वेडिंग अटेंड करने के लिए। यूसन जाता है पार्किंग से अपनी गाड़ी निकालने को और उसे बोलता है यहीं पर वेट करना, पार्किंग थोड़ी दूर थी। अब वो यहीं पर ही खड़ी हुई थी कि यहाँ पर उसके सारे के सारे फ्रेंड्स उसे अचानक से दिखाई दे जाते हैं, जो कि इसी वेन्यू में उसकी फ्रेंड की शादी के लिए डेकोरेशन करने आए हुए थे। यहाँ पर जुआंगशु भी था और बाकी सब भी थे। वो सब उसे अचानक देखकर बहुत खुश होते हैं और उससे कहने लगते हैं कि तुमने झूठ बोला था ना, तुम ओवर टाइम कर रही थी, यहाँ क्या कर रही हो। जुआंगशु तो ये सुनते ही हैरान रह जाता है कि एक करीब के शहर में आजकल जॉब कर रही है, जबकि उसने तो रॉन्ग से ये सुना था कि ये तो अब्रॉड स्टडीज के लिए चली गई है। वो हैरान होकर रॉन्ग की तरफ देखता है कि क्या तुमने झूठ बोला था, लेकिन रॉन्ग इन सारी बातों को कवर करने के लिए बात को बदल देती है और कहती है कि इनफैक्ट सारे फ्रेंड्स इकट्ठे हो तो बहुत मजा आता है, ये वो बहुत सी पुरानी बातें करती है। और साथ ही साथ जुआंगशु की तरफ इशारा करके कहती है कि मैंने तो जिंदगी में अपनी खुशियां पा ली हैं, मैं चाहती हूँ कि शी गुआंग को भी जल्दी एक बहुत अच्छा जीवन साथी मिल जाए। उसकी इस बात का मतलब जुआंगशु समझ गया था। वो तुरंत ही उसे टोकता है कि जीरोंग, ये तुम क्या कह रही हो। लेकिन उसकी बात तो सुनी अनसुनी हो गई थी क्योंकि वहां पर यूसन आ गया था। वो आवाज देकर शी गुआंग को बुलाता है और उसी समय शी गुआंग, जिसका दिल पूरी तरह से टूट चुका था, उसे अपने आंसू छुपाने की कोई जगह मिलती है तो वो यूसन ही था। वो दौड़ती हुई उसकी तरफ जाती है और अपनी आंखों के आंसू छुपा लेती है। यूसन ने सारा कुछ फील कर लिया था। शी गुआंग को बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी, वो उसकी आंखों को पढ़ लिया करता था। वो ऊपर आता है उसका हाथ पकड़ के और सबको बताता है कि मेरा नाम यूसन है और सॉरी, इसने वाकई ओवर टाइम करना था, ये तो मैं इसे ड्रैग करके अपने साथ ले आया था, मेरी एक फ्रेंड की यहाँ पर शादी थी।
अब सबको देखकर यही इंप्रेशन जा रहा था कि ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं। उसकी फ्रेंड्स कहती हैं कि अभी 6 महीने ही हुए ग्रेजुएशन को, तुमने इतना हैंडसम लड़का पटा लिया, वाओ क्या बात है। और जुआंगशु ये सारा कुछ देखने के बाद बहुत ज्यादा जेलस होता है। वो तो बस कोई बहाना करता तुरंत ही वहां से निकल जाता है और रोंग भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। और फिर एक एक करके उसके सारे फ्रेंड्स चले जाते हैं और जाते हुए ये भी कहते हैं कि कल अपने बॉयफ्रेंड को भी शादी में जरूर लेकर आना। अब उन सबके जाने के बाद यूसन कहने लगता है कि हमारी कार तो ब्लॉक हो गई है, हम अभी यहाँ से वापस जा भी नहीं सकते, और वैसे भी जितनी हंसती मुस्कुराती मैं तुम्हें शंघाई में लेकर आया था, इस तरह से सैड फेस से वापस नहीं लेकर जाऊंगा। आज हम बहुत सारी मस्ती करेंगे। बोलो तुम क्या करना चाहती हो? नाइट व्यू देखना चाहती हो, ड्रिंक करना चाहती हो, या फिर गेम्स खेलना चाहती हो? जितना चाहे फन करो, आज तुम्हें खुली छुट्टी है। और अपना वॉलेट उसे दे देता है। और उसकी ये बात सुनने के बाद शी गुआंग के फेस पर स्माइल आ जाती है और वो कहती है कि आज मैं सारी मस्ती करना चाहती हूँ। और बस वो उसका वॉलेट लेकर आगे आगे जा रही थी और उसके पीछे पीछे के यहीं पर ये पार्ट खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।